खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत का आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पाकिस्तानी कौम को 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आज प्रोग्राम में बात करेंगे आज़ादी की तहरीक की और आपको लेके जाएंगे माजी में, उन लोगों से बात करवाएंगे जो तहरीके आज़ादी पाकिस्तान का हिस्सा रहे। उन्होंने ये जो लाजवाल कुर्बानियों का सिलसिला चला जिसके बाद ये अर्ज़े पाक वतन मार्ज़े वजूद में आया, इसकी दास्तान भी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी पर। ये तहरीक जो आज़ादी की शुरू हुई, इसमें क्या खोया क्या पाया, इस पर भी आज बात करेंगे। ये आज़ादी कैसे हासिल की, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इस पर तमाम लोग बात करते हैं, लेकिन आज की नौजवान नस्ल को ये बताना ज़रूरी है कि इस आज़ाद मुमलिकत को कैसे हासिल किया गया, क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं, क्या क्या कितने लोगों ने, कितने प्यारों ने अपने प्यारों को खोया और उसके बाद हमें ये वतन अजीज़ हासिल हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड सलीम मलिक साहब, तहरीके आज़ादी पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा रहे। इनसे जानते हैं कि माहौल क्या था। अब माजी में ज़रा लेके जाएं, आज की नौजवान नस्ल को ये बताएं कि पाकिस्तान कैसे हासिल हुआ। उम्मीद तौर पर इन 75 बरसों में जो हमने पाकिस्तान देखा, क्या जो ख्वाब लेके पाकिस्तान बनाया गया था, क्या वही पाकिस्तान चल रहा है? क्योंकि आज के दौर में एक बड़ा अलमिया ये है कि बड़ी तादाद में लोग ये बात करते हैं कि हम दूसरे मुल्क चले जाते हैं, किसी और मुल्क जाके शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं जिस मुल्क में पैदा हुए, जिस मुल्क में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, वो मुल्क बना कैसे, वो मुल्क हासिल कैसे हुआ। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त दिया आपने हमें और यहाँ पर आए। ज़रा चाहूँगा कि आप हमें माजी में ले जाएँ। पाकिस्तान जब हासिल किया, जब पाकिस्तान बना, जब आज़ाद हो रहे थे हम, तो माहौल क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज़ादी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है। जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उससे पहले, एक दिन पहले, मेरी दादी, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब, मेरे बहन भाई, हम सब गुलाम थे। 13-14 की दरमियानी रात को पाकिस्तान वजूद में आया। ये हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत थी, ईमानदारी थी और नौजवानों की हिम्मत थी कि हमने ये आज़ादी हासिल की। जी हाँ। सल्तनत बरतानिया ने ऐलान किया था, क्योंकि हिंदू, सिख, ईसाई, बाकी सब कौमें कह रही थी होम रूल, होम रूल, होम रूल। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, नो, ब्रिटेन शुड डिवाइड इंडिया एंड क्विट। उसका फर्क यह था डिवाइड एंड क्विट का कि हमें तकसीम करो, जो इलाके ज़्यादा मुसलमान हैं वो मुसलमानों को दो, जहाँ हिंदू ज़्यादा वो हिंदुओं को दो और तुम जाओ। भारत, इंडिया ने पूरी कोशिश की कि बरतानिया ने कोशिश की, माउंटबेटन ने कोशिश की, नेहरू पटेल ने कोशिश की, मिस्टर गांधी ने कोशिश की कि ये हिंदुस्तान डिवाइड ना हो। वो हिंदुस्तान को उन्होंने नाम दिया था भारत। जी हाँ, भारत। माउंटबेटन ने जिस वक्त देखा कि वो दोनों को इकट्ठे नहीं रख सकता, उसने हिंदुओं को कहा कि अगर तुम भारत कहोगे तो हिंदुस्तान की हर प्रॉपर्टी, हर चीज डिवाइड होगी, तुम्हें पाकिस्तान को उसका हिस्सा देना पड़ेगा, और अगर इंडिया ही रहने देते हो तो हर चीज जो वाउचर हैं वो डिफेंस के
फाइनेंस के वो सारे तुम्हारे ही होंगे। इंडिया के नाम पर हैं, वो वैसे ही रह जाएंगे। तो वो ये जो था कि भारत माता, गौ माता, वो कहते थे हमारी भारत माता गौ माता के बराबर है। तो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे गौ के तो हम कबाब खाते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो इस वास्ते अभी आप देखें, कभी किसी ने भारत से लफ्ज सुना है भारत का? इंडिया से कोई किसी ने नहीं सुना होगा भारत का। वो हिंदू मतलबी है, वो जहां से मतलब निकलता है वहां जाता है। फाइनेंस, माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, गांधी, मास्टर तारा सिंह, ये सारे एक तरफ थे। कितनी उम्र थी आपकी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी की तहरीक शुरू हुई? जब आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी, मैंने शामिल किया था 43 में, जब मैं इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में दाखिल हुआ था। जिस रोज 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है, मेरी उम्र उस रोज थी 20 साल 3 महीने 17 दिन। तो वो जब ऐलान हुआ रेडियो पाकिस्तान से और कहा गया कि पहले कहा गया कि कुछ देर बाद ऐलान सुनिएगा, और फिर कहा गया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, आपको आज़ादी मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, तो जज्बा क्या था? आप ये सोचें कि उस वक़्त हमारे सर पे तलवार लटक रही थी। जो रेड क्लिफ अवार्ड है वो भी माउंटबेटन ने अनाउंस नहीं किया था। उसने कहा था ये किसी वक्त मैं बाद में करूंगा। तो अफवाहें थी कि लाहौर भी इंडिया में जाएगा। आप ये सोचें कि रेड क्लिफ के अवार्ड और दूसरे हालात के मुताल्लिक मिस्टर चर्चिल, द ग्रेट ब्रिटिश लीडर, जी हाँ, हमारे कुछ लड़के 2-3 दोस्त थे जो कि 1948 में मेरा ख्याल है वो गए थे वहाँ फाइनेंस में किसी दाखिला लेने। उनको दाखिला तो ना मिला क्योंकि ओवर एज हो गए थे। वो चर्चिल का पता चला, वो चर्चिल के पास तीनों चले गए कि जी हम आपको मिलने आए थे। वो कह लगे कि वो बहुत खुश हुआ कि इंडिया से मुझे मिलने आए हैं, क्योंकि चर्चिल खुद भी इंडिया में रहा था, रसालपुर छावनी में रहा था। जब मैं रसालपुर छावनी में था तो 34 कैवेलरी रोड उस बंगले में जब मैं रहता था तो मुझे बताया गया कि मिस्टर चर्चिल भी इस बंगले में रहे हैं। अच्छा। तो चर्चिल ने उनको बहुत खुश आमदेद कहा। उसने बल्कि ये कहा कि माउंटबेटन हैज रूइंड द ब्रिटिश इंप्रेशन इन पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पर्सनैलिटी के बारे में ज़रा बताएं लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे। वो जो लीडरशिप थी, किस तरह ये आज़ादी की तहरीक शुरू हुई और देखते देखते पाकिस्तान आज़ाद हो गया, जोश और जज्बा और वलवला वो क्या था? उनमें एक चीज़ थी, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। जब हम बैठे होते थे तो हम उनके लिए कुर्सी रखते थे। उनकी ज़्यादा कोशिश होती थी कुर्सी छोड़ के नीचे हमारे साथ घास पे बैठना है। अच्छा। और हमारे साथ छोटी छोटी बातें करते थे। आप मुझे 2 वाक़यात आपको याद दिला दूं। एक दफ़ा हम बैठे हुए थे तो पता नहीं क्या बात हुई, एक लड़के ने कहा कि सर आप हमारे साथ खुश नहीं रहते। हम बड़े हैरान हुए, कहते
What are you saying? उनका मतलब था कि मेरी जिंदगी के वो लम्हात सबसे खुशकिस्मत है जब मैं आप में बैठा होता हूँ। तुम कैसे कहते हो? कहते हैं सर आप देखें, आप गांधी को मिलते हैं, वो खिलखिला के हंस रहा है, आप भी खिलखिला के हंस रहे हैं। कभी आप हमें हंसे हैं? तो वो मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा कहते हैं देखो इंग्लिश मुझे उन जैसी नहीं बोल सकता कि तुमने वो फोटो जो है जाके दोबारा देखो, तुम पहले गांधी की फोटो देखो, उसमें देखोगे कि सबसे बड़ा मक्कार आदमी हंस रहा है, और उसके बाद मेरी फोटो देखो, उसमें होगा कि दूसरा मक्कारी की कोशिश करने में हंस रहा है। तो दूसरा वाकया दूसरा ये था, ये गवर्नमेंट हाउस में वो जब अक्टूबर 1947 में आए, वाल्टन कैंप हम रेलवे स्टेशन लाहौर से शिफ्ट करके वाल्टन में ले गए थे सरकारी तौर पे। तो आप तशरीफ लाए वाल्टन कैंप की इंस्पेक्शन पे। तो जब वो गाड़ी आके मेरे पास रुकी है तो मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अहमद बशीर एक होते थे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे एपीपी के। अच्छा जी। उस वक़्त वो उसके सिर्फ वो क्या कहते हैं नुमाइंदे ही थे। ठीक है। वो हमसे सीनियर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के थे। वो मुझे आवाज़ दे कहते हैं सलीम और पीछे हट जाओ, कायदे आज़म बीमार है। मैंने दरवाज़ा खोला है तो आपने कदम बाहर निकाला है और साथ कह रहे हैं नो नो आई नेवर थॉट ऑफ इट, आई नेवर थॉट ऑफ इट, और फिर सीट पे नीचे गिर गए। वहाँ से उनको ले आए गवर्नर हाउस। हम सब जितने साइकिलों में थे हम भी साइकिलों में पीछे से आ गए। वजारत पहले ही थी पंजाब की वहाँ खड़ी, हम इधर वो सामने दरख्त थे उनके नीचे बैठ गए। अक्टूबर का महीना था, अभी कुछ गर्मी थी। तो काफ़ी देर डॉक्टर आते रहे जाते रहे, डॉक्टर काफ़ी देर बाद, बहुत घंटों के बाद आप बाहर निकले तो हम बड़े खुश हुए। तो देख रहे हैं दोनों तरफ, इस तरफ वजीर खड़े हैं, उस तरफ स्टूडेंट खड़े हैं, बैठे हैं। आप हमारी तरफ आ गए, स्टूडेंट्स की तरफ। स्टूडेंट वो जो बहरा कुर्सी उठा के लाया था वो कुर्सी भी उधर लेके आ गया, वहाँ बैठ गए। तो कहते हैं फिर वही लफ्ज़ नो आई नेवर थॉट ऑफ इट, नो आई नेवर थॉट ऑफ इट। तो एक लड़का कहता है सर इफ माउंटबेटन वुड हैव बीन आवर गवर्नर जनरल आल्सो दिस थिंग मे नॉट हैव हैपेंड। तो आप बड़े गुस्से से कहते हैं नो माई बॉय नो, इफ माउंटबेटन वुड हैव बीन योर गवर्नर जनरल he would have passed a no confidence motion against Mr. Jinnah and it would have been the end of Pakistan. और ये मेरी हमेशा दुआ होती है कि परवरदिगारा तेरी ज़ात ने ही मुल्क दिया, तेरी ज़ात ने आज़ादी दी। बेशक इस वक्त हमारी करप्ट लीडरशिप, करप्ट अफसरशाही, तू मेहरबानी करके इनको नेस्त और नाबूद कर और हमें ईमानदार मेहनती अफसरशाही, ईमानदार मेहनती लीडरशिप दे, ताकि इस मुल्क को हम हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर
اور حضرت عمر فاروق کے دور کی ایک دفعہ یاد سے آ رہے آمین اور اس ملک کو روز محشر تک قائم دائم رکھے۔ یہ میں دعا کرتا ہوں۔ آمین، یہی دعا ہے اور دعا ہونی بھی یہی چاہیے، کیونکہ آپ تو اس تحریک کا حصہ رہے۔ آپ نے دیکھا جب والٹن پہ، جس طرح آپ خود بھی بتا رہے کہ کیمپ لگا جس کو باب آزادی بھی کہا گیا، وہاں پہ کس طرح کے لوگ آئے، کس حالات میں لوگ آئے، یہ تو آپ نے دیکھا نا۔ آج کی نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو 1947 جولائی اگست میں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے وہ بیمار تھے لیکن ظاہر نہیں ہوتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ لیکن جس وقت میں نے ان کو اکتوبر نومبر میں دیکھا ہے تو یہ ریفیوجی جو ہے ان کے حالات دیکھ کے وہ بیمار ہو کہ کتنا قوم کا درد تھا ان کے دل میں۔ اس لیے وہ کہہ رہے تھے I never thought of this، میں نے یہ نہیں سوچا تھا، اس لیے بار بار کہہ رہے تھے۔ جب گورنر ہاؤس میں آپ لوگ گئے، وجہ یہ تھی کہ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ہندو ادھر سے چلے جائیں، مسلمان ادھر سے آ جائے۔ وہ چاہتے تھے جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہے۔ لیکن اصل میں پہلے ملک جو تھے نا، وہ آزادی کی دور جو جب چلی تھی اس وقت یہ تھا کہ صوبوں کا فاصلہ ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن نے جس وقت دیکھا کہ مسلم لیگ نے ساری ووٹ سیٹیں جیت لی ہیں سوائے 5 کے، تو اس نے کہا نہیں، صوبے نہیں، کمشنری ڈیوائیڈ ہوگی، کمشنری فیصلہ۔ کمشنری کے بعد جب اس نے دیکھا کہ نہیں، کمشنری میں بھی مسلمان ہی زیادہ ہیں، تو اس نے کہا نہیں، یہ ڈسٹرکٹ ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ سے وہ تحصیل تک آیا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے مسلمانوں کو۔ اس کا یہ تھا کہ کسی طرح سے پنجاب کو تقسیم کیا جائے اور پنجاب جو ہے اس کی وجہ سے پورا پاکستان ہی نہ بنے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اتنے مشکل حالات میں نہریں تک ہم سے چھین لی گئیں۔ یہ جو 14 ضلع ہم سے چھینے ہیں، جن کا ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا I have not observed any rules and regulation. The line which was to be drawn at 14 miles, 15 miles from Delhi, I took it to 15 miles from Lahore. یہ ہمارا حق ہے، وہ 14 اضلاع ہمارے ہیں۔ کبھی ہم میں ہمت ہوئی تو انشاءاللہ لیں گے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سلیم ملک صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے میں ٹائم دیا۔ بریک لیتے ناظرین، بریک وقت ہے، بریک کا واپس آئیں گے، ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، بریک وقت مطلب پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج 75واں یوم آزادی پاکستان منا رہا ہے، ڈائمنڈ جوبلی ہے جس کی سیلیبریشن اس وقت ملک بھر میں جاری ہیں۔ پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی مقیم ہیں وہ بھی آج کا دن فخر سے منا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے پاکستانی موجود ہیں وہ فخر سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک، سلطنت پاکستان اس دنیا پر
कायम और दायम है और ये बना भी कायम और दायम रहने के लिए था। बड़ी कोशिशें की गई, मुसलसल कोशिशें जारी हैं इस मुल्क को तोड़ने की, इस मुल्क को ख़त्म करने की, लेकिन खुदा की रहमत से ये मुल्क आज भी मौजूद है और मौजूद रहेगा। लेकिन आपको तारीख़ में लेके जा रहे हैं, माजी में लेके जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो कौमें अपनी तारीख़ भूल जाती हैं वो कौमें फिर तरक्की नहीं कर पाती, और पाकिस्तान वो कौम है जो कि अपनी तारीख़ को हमेशा याद रखती है और उसी तारीख़ को अपने सीने पर लगा कर आज उसकी बात करती है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फयाज साहब, ये भी उस वक्त मौजूद थे जब तहरीक आज़ादी की ये जो कोशिश है वो चल रही थी। ये भी उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से ये नारा सुना था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, अब हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिएगा, और फिर उसके बाद ऐलान हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। फयाज साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं अभी जिस तरह ये बात कर रहा हूँ तो मेरे जज्बात ज़रा शायद आपने पता नहीं नोट किया नहीं कि मुख्तलिफ हो गए हैं। अब वो महसूस, मैं तो खैर अभी महसूस कर पा रहा हूँ, तो आप तो उस वक्त मौजूद थे जब ये ऐलान सुना आपने, क्या एहसास क्या था? बात ये है कि मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। मेरे वालिद साहब सियालकोट के कश्मीरी महल्ले में पैदा हुए। पहले नौकरी ढूंढते रहे, ना मिली, फिर वो सेक्रेटरीट में आ गए हवालदार की हैसियत से। उसके बाद जब वालिद साहब ने सेक्रेटरीट में जगह ले ली तो उनको एक पैगाम मिला रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कि आज रात के 12 बजे यानी प्रोग्राम है आपका। वालिद साहब को कि आपका प्रोग्राम है, हाँ, एक नगमा आपने पढ़ना है कायद आज़म पे। वाह। वालिद साहब ने कहा भाई मैं पहुंचूंगा कैसे, 5 बजे कर्फ्यू लग जाना है और मेरा पहुंचना बहुत मुश्किल है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जान हथेली पे रख के आओ तो फिर है काम। वालिद साहब ने वही सेक्रेटरी की वर्दी, जो हवालदार थे बाहर गेट पे, वही सेक्रेटरी की वर्दी में चल पड़े हैं। आप पहुँच गए 11:30 बजे। यहाँ से 5 बजे चले हैं, 11:30 बजे पहुँचे रात पे। क्यों कि हिंदू और सिख भी पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि ऐसे वाक़यात उनसे हुए हैं कि जिनसे उनका जो सिलसिला था ख़त्म हो गया, वो इनाम कराम का। जब सेक्रेटरी पे आप भर्ती हुए थे तो फातिमा सुगरा नामी लड़की ने छलांग लगाई थी आकर, आपको याद होगा। जी हाँ। वो अंदर आई तो वालिद साहब केले कुर्सी में बैठे हुए, तो उन्हें कहा पता नहीं क्या हुआ है बाहर। और असल बात यह कि कैमरे नहीं थे वहाँ पर। वो लड़की आई, आपने पूछा कि क्या बात है, उसने कहा नहीं मैंने ये झंडा यूनियन जैक फाड़ना है और अपना दुपट्टा वगैरह जो है, दुपट्टा बना कर लाई थी झंडा में जो, वो उतार। वालिद साहब हैरान हुए कि अंग्रेज़ का दौर है, वो ये लड़की क्या कह रही है। उस लड़की ने कहा कि मैं मर जाऊंगी आपके हाथ से, आप मुसलमान हैं, लेकिन मैंने ये काम करना है, मैंने झंडा उतारना है। ये जज्बा था, जज्बा बहुत जज्बा था। वालिद साहब ने कहा अच्छा बेटे देख लो, कर लो जो कुछ करना है, देखी जाएगी जो कुछ होगा। लेकिन उसको कहा कि जब तुम झंडा लगा लोगी, वो सामने सीढ़ी है बताई उसको, कच्ची सीढ़ी थी, आप तो पक्का हो गया सारा साहब, उस पर चढ़ जाओ, जो भी करना है कराओ। जब तुम भागने लगोगी तो वो हमारा जो दायरा बनेगा ना हिंदू और सिखों का, क्योंकि 3-4 तो मुसलमान थे, बाकी तो सारे सिख और हिंदू थे। वो सारे जो हिंदू और सिख थे, उन्होंने हूटर जब चला तो उन्हें ना के दायरा बना लिया। उन्होंने कहा ये कौन, क्या हुआ जी, लड़की वो आई है कोई, वो दायरे में आ गई लड़की। वालिद साहब ने पहले उससे बात की थी कि जब तुम भागने लगो तो मेरी तरफ आना, अगर तुम किसी और की तरफ गई तो तुम भी ख़त्म हो जाओगे तो मुझे भी ख़त्म कर देंगे। अंग्रेज़ का दौर था, अंग्रेज़ एसपी गोरा सारा देख रहा था ये मंजर, और दूर था वो। जब वो आई है लड़की भागने लगी है तो वालिद साहब ने वो जो थोड़ा सा पकड़ने के लिए करता ना कोशिश, वो की और लड़की नीचे से निकल गई। बाहर वो लड़कियाँ खड़ी थी, औरतें, उन्होंने सारे निकाब पहने हुए थे, उस लड़की भी निकाब पहना हुआ था, वो बाहर शामिल होगी जाकर जुलूस में। अब एसपी गोरा आया, उसने कहा ये क्या हुआ है, क्या किया तुमने?
والد صاحب کو ڈانٹا کہ یار تم اتنے کمزور ہو کہ تمہیں لڑکی نہیں آتا. تو والد صاحب نے کہا جی ہندوؤں سکھوں سے پوچھ لو, ہم نے تو کوشش کی ہے. اب پتہ تو یہ نہیں تھا نا کہ یہ لڑکی کو کیوں بھگایا ہے. بھگانے والے تو یہ صرف والد صاحب کو اور اس لڑکی کو پتا تھا یہ کیا ہونا ہے یہاں پر کیا ہے, اور کسی کو نہیں پتا تھا. جب اس نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے, کہا ہندو سکھوں سے پوچھ لو. ان کا یہاں پکڑنے کی بڑی کوشش کی ہے, لیکن بعض ہندو سکھ اس بات پہ گزر تھے کہ اس نے جان بوجھ کے یہ کام کیا کیونکہ یہ بھی مسلمان ہے. اب وہ جو اس نے کافی مطلب کوشش کی, نہ ہوا. اس نے کوشش کی کوئی پیسہ دے کر اس کو پتہ کروا دیا جائے, لیکن اس وقت یہ پیسے کی ویلیو نہیں تھی, زمینوں کی ویلیو نہیں تھی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, زمینوں کی ویلیو نہیں تھی, پیسے کی ویلیو نہیں تھی. وہ لوگ پیسہ چاہتے ہی نہیں تھے. اس کے بعد اب وہ آ گیا ریڈیو پاکستان کا پروگرام. اب ہندو سکھ بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ والد نے پہنچنا ہے, اس 12 بجے کا پروگرام ہے. کوئی پانی مانگ رہا ہے ہندو, کوئی سکھ پانی مانگ رہا ہے, کوئی ہمیں پانی پلا دو یار, ہمیں پانی پلا دو. جان نہیں کر رہی ہے. والد صاحب مست جا رہے ہیں, ایک جگہ گرے بھی ہے سائیکل سے, پانی سے منہ دھو رہا ہے. تمہیں میں سے پہنچنا ہے. پورے 11:30 بجے ریڈیو پاکستان پہنچ گئے. انہوں نے کہا بھی کون آیا ہے, سکورٹی بڑی سخت تھی اس دن. کون آیا ہے؟ وہ کہا جی عبدالعزیز ہے, سیکٹریٹ سے کوئی آئے ہیں, ان کا آنے دو ہے. کیونکہ بولے چند آدمی تو وہاں پر آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا پروگرام تھا. جس جو اعلان ہونا تھا پاکستان کو, آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے کا پروگرام تھا. ان کا بھیج دو اندر. والد صاحب گئے اندر. اب پورے 12 بجے ہے تو محبوبہ ہمدانی نے میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. اس رات یہ ہوا ہے یہ ریڈیو پاکستان ہے. لوگوں کا پاکستان بن گیا. اب ریڈیو بھی لوگوں کے پاس کم تھے, آپ کو پتہ ہے کسی کے پاس تھا. تو والد صاحب نے کہا جب تلاوت ہوئی ہے ایک, اور اس کے بعد ایک نغمہ والد صاحب نے پڑھا تھا, وہ آخر میں آپ کو سنا دوں گا. میں نے وہ نغمہ کافی جگہوں پہ پڑھا ہے, والد صاحب کا نغمہ. اس کے بعد والد صاحب نے مطلب نغمہ پڑھا ہے, اور والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے. دوسرے آدمی کہتے ہیں یار تو نغمہ پڑھ رہا ہے 14 اگست کی رات کو, اور آنسو. ان کا یہ خوشی کے آنسو ہے, یہ خوشی کے آنسو ہیں جو ٹپک رہے ہیں. میں اور جب اصل جذبات ہے. اور جب یہ مطلب ختم ہوا ہے ریڈیو پاکستان, تو والد صاحب چل پڑے ہیں. والد صاحب چل رہے, راستے میں باٹی دروازے پہ لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی نے نغمہ پڑھا ہے, وہ ادھر سے گزر رہا ہے. واہ. وہ چھتوں پہ اب کھڑے ہیں, دوسرے جگہ پہ کھڑے کہ وہ آدمی آ رہا ہے جہاں سے. والد صاحب جس وقت گئے ہیں ادھر, یعنی گزرے ہیں ادھر سے, بلال گنج میں رہتے تھے. تو انہوں نے جناب والد صاحب کو کندھے پہ اٹھایا, نعرے تکبیر اللہ اکبر. سائیکل والد صاحب کی پہلے گھر میں پہنچ گئی, اور والد صاحب اذانیں ہو رہی ہیں تو گھر میں پہنچ گئے. ارے واہ, سبحان اللہ. یہ جذبہ تھا, یہ محبت تھی لوگوں کی. بالکل. اب یہ ہے کہ اب جو ہے جذبہ, اب جو سلسلہ جو ہم نے کیا ہے, ہمارے پاس, آپ کے پاس بھی, سب کو پاس ثبوت ہے کہ ملک میں کیا ہے. بے روزگاری ہے, تو کچھ مطلب بے روزگاری ہے. جس طرح کرنل صاحب ابھی آپ سے پہلے بریک میں بتا رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا آئی ہیو نیور تھاٹ آف دس, میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا, کیونکہ وہ آزادی کی جو تحریک لے کر چلے تھے, انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا تو حالات اتنے خراب ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا تھا, کلمے کی بنیاد پر, لوگوں کا تو جذبہ یہی تھا نا کہ یار چلو خون ہو رہا ہے, قتل ہو رہے ہیں, ہمارے آدمی بچھڑ رہے ہیں, لیکن کم کم ہمیں سکون تو ملے گا نہ جا کے کہ ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا. جب وہ یہاں پر آئے تو قائد اعظم نے پہلے کہتے تھا کہ میری جیب میں تو چند کھوٹے سکے ہی آئے ہیں, وہ چیز نہ ان کے پاس تھی. تو اس وقت آپ نے قائد اعظم کو دیکھا دور سے, کیونکہ ان سے بات کوئی نہیں ہوئی, لیکن دیکھا. ہاں دیکھا. کیا پرسنالٹی کیا تھی؟ پرسنالٹی ان کی بہت بہترین تھی. وہ مطلب ظاہری طور پہ وہ مطلب بہت جو جسے کہتے ہیں نا, وہ اس کو بولتے ہیں کہ چلنے والا, خوب دیکھنے والا, خوب مطلب عقل مند, کرشماتی شخصیت. بالکل صحیح ہے. نغمہ کون سا سنایا تھا آپ کے والد صاحب نے؟ یہ نغمہ تھا, بسم اللہ کہہ کے رب دا نام دے ہاواں,
پھر درود محمد تے خوشیاں نال پہنچاواں چار یار نبی سرور دے تو جان نثاراں پیراں ولیاں کتباں اُتے تن من اپنا واراں قائد اعظم تو میں اپنی زندگی گول گماواں واہ 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 جمعے دہاڑے ملی آزادی دل وچ خوشی مناواں ناظرین بریک بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پہ اور آزادی کی اس تحریک کو یاد کر رہے ہیں. اسی پہ بات کرنے کے لیے میاں فاروق الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ کا مہربانی ہے بہت بہت. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا نوجوان نسل کو تحریک آزادی پاکستان کی داستان در آپ سنا دیں تاکہ جو ہماری موجودہ نسل ہے اور آنے والی نسلیں بھی ہیں ان کو یہ سبق مسلسل پہنچتا رہے. یہ وہ قومیں جو تاریخ کو بھول جاتی ہیں وہ پھر قومیں نہیں رہتی, ترقی نہیں کرتی. جی ہاں, تو اپنی قوم کو یہ تاریخ دوبارہ سے یاد کرانا, بار بار یاد کرانا ہمارا فرض ہے اور آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں, یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے. تھوڑا سا سر پیچھے لے کے جائیں, یہ پاکستان بنا کیسے؟ پاکستان میں مختصر طور پہ یہ قوم کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان بننے سے پہلے 2 تحریکیں تھیں ہندوستان میں. ایک کانگریس کی تحریک تھی, دے وانٹڈ یونائٹڈ انڈیا. جی, کانگریس بنی 1885 میں اور اس کا پہلا صدر جو تھا وہ انگریز تھا, لیکن اس میں تمام قومیں شامل تھیں, مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی, انگریز. ان کا یہ مشن تھا کہ یونائٹڈ انڈیا آزاد ہو. الٹیمیٹ ان کا مشن تھا کہ انگریز وہاں سے چلا جائے, جی ہاں, بھارت موجود رہے, بھارت ہندوستان موجود رہے اور یونائٹڈ رہے, جی, ناٹ ڈیوائیڈڈ. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ڈیوائیڈڈ انڈیا. ہم نے پاکستان کا اعلان کیا, ڈیمانڈ جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو. ہم نے 47 میں اپنا مقصد حاصل کر لیا. دنیا آج بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی, 7 سال میں علیحدہ ملک حاصل کر لیا. لوگوں کی آزادی کی تحریکیں تو کئی سال چلتی رہتی ہیں, صدیاں چلتی ہیں, تحریک آزادی حاصل نہیں ہوتی. بالکل صحیح ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. وہ اس کے ساتھ کمپیریزن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے کانگریس کا مقصد تھا یونائٹڈ انڈیا, ہمارا ٹارگٹ تھا پاکستان. ہم نے 7 سال میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں, اور اس وقت جو مسلم لیگ کی قیادت تھی سارے انڈیا میں, جس میں یو پی اور سی پی برار کے لوگ بھی شامل تھے, مہاراشٹرا کے لوگ بھی شامل تھے, جن کو پتہ تھا کہ انہوں نے کبھی ان کے علاقے نے پاکستان میں شامل نہیں ہونا, لیکن ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. تو ہم نے 7 سال میں پاکستان حاصل کر لیا اور ہم کامیاب ہوئے کیونکہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا. کانگریس اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکی, ان کی ایفرٹ تھی 62 ایئرس. دے فیلڈ, دے کوڈ ناٹ گیٹ یونائٹڈ انڈیا. تو اس کا کمپیریزن کا مطلب ہے کہ وہ ان کی اسٹرگل 62 ایئرس کی وہ ناکام ہو گئے,
हमारी 7 साल की हम कामयाब हो गए। एक तो ये है, इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीज़न ये था कि अल्लाह के फजल के बाद हमारे जो लीडर थे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनका मुकाबला करने वाले सारे इंडिया में कोई नहीं था। वो सर से लेके पांव तक अल्लाह ने उनको दिमाग ही दिमाग दिया था। और उनकी बड़ी खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हमेशा सच बोलते थे। हिंदुओं की लीडरशिप आप तारीख पढ़ लें, उनकी तकोदो में झूठ शामिल था। मुझे ये भी फारूक साहब बताएगा कि ये कैसा लीडर था कि मुखालफत करते करते हिमायत में तब्दील हो जाते थे। बहुत से इल्ज़ामात लगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पे, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जिस तरह टाइम गुजरता जाता था मुखालफीन भी साथ आना शुरू हो जाते थे। ये कैसा ज़बरदस्त लीडर था? जी हाँ, ये इसलिए कि उन्होंने अपने आप को साबित किया, उन्होंने अपनी मूवमेंट को, अपनी डिमांड को साबित किया, और फिर वक्त ने साबित कर दिया कि वो डिवीजन सही थी। आज जो भारत, तो आज हम देख रहे हैं ना, आज हर रोज देखते हैं। जी हाँ, भारत में जो मुसलमानों का हाल है, आप हैरान होंगे कि ये एक ही चीज ले लें को गाय के गोश्त पे कितने मुसलमानों ने शहीद कर दिए। हालांकि फैक्ट ये है कि बहुत हिंदू बहुत गोश्त खाते हैं। आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले जाएं, इनके जितने रेस्टोरेंट हैं इंडियंस के, उनमें लिखा होता है कि यहाँ हलाल मीट मिलता है। जी। और मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है हिंदुओं को वहाँ गोश्त शौक से खाते हुए। और मैं न्यूयॉर्क में एक इंडियन डॉक्टर वेटनरी, मैं नाम भूल गया हूँ, बात पुरानी है, वो थोक का बिजनेस करता था गाय के गोश्त का। कई स्टेट्स जो हैं न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द, उनमें गोश्त थोक सप्लाई करता था। तो ये वक्त ने साबित कर दिया, ये भारत में उसके जुल्मों सितम ने, कि पाकिस्तान ठीक बना। तो आज भी देख रहे हैं ना, 75 साल बाद 2022 में इस जदीद दौर में जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई, मीडिया आज़ाद हो गया, मोबाइल फोन्स आ गए, इंटरनेट सेंसेशंस शुरू हो गई, आज भी हालात ख़राब हैं। आज भी हालात वैसे ही हैं, बल्कि ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए। जी हाँ, जी हाँ। और ये जो इनकी दतवा की मूवमेंट है, ये तो 1800 कुछ से शुरू है। ये कोई मोदी के ज़माने में तो बड़ी है। ये कई हमले हुए, कई दफ़ा हुए, पाकिस्तान बनने से पहले कई सूबों में इन्होंने बड़े जुल्म किए। हिंदुत्व तहरीक शुरू कर दी, स्कूलों कॉलेजों में तालीम हिंदी में कर दी, वंदे मातरम का तराना पढ़ना मुसलमानों के लिए लाजमी कर दिया। जितना सिलेबस था वो सारा उसमें मुसलमानों के निकाल के जो मशाहिर थे या उनकी जो तारीख थी, हिंदू तारीख शामिल कर दी। ये तो तारीख का हिस्सा है। जी। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की शान है, और कायद आज़म के ज़रिए, और उस वक्त के लीडर जो कायद आज़म के साथी थे, उन्होंने तन मन धन कुर्बान कर दिया अपना पाकिस्तान के लिए। वाह। वो करप्ट नहीं थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, और उन्होंने हमें एक अजीम मुल्क, बहुत बड़ा मुल्क है, हमें फख्र करना चाहिए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हम इस पे जितना खुश हों, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, जितना फख्र करें, उतना कम है। बेशक। लेकिन हमने खास तौर पे 1970 के बाद, 1970 तक ये कौम बहुत ऊंची जा रही थी। सारी दुनिया में पाकिस्तानियों को मोहब्बत करते थे,
रेट ऑफ डेवलपमेंट में सारे एशिया में जापान के बाद वी वर नंबर 2। हालांकि जब पाकिस्तान बना है तो हमारे पास तो एक पेन और कुछ भी सुई नहीं था, बनानी भी नहीं थी। नहीं मुमकिन नहीं ये था। कागज जिसके ऊपर लिखते हैं, ना कागज ना पेंसिल, कोई चीज ना कपड़ा जो तन पे हम पहनते हैं, हर चीज इंपोर्ट होती थी। कपड़ा, लट्ठा, मलमल, टसर, ये चीजें इंपोर्ट होती थी और राशन डिपो थे इनके। 1956 तक राशन डिपो कायम रहे हैं कपड़े के। आज देखें सारी, यानी 1966, 7, 8 के बाद करप्शन आ जाने से, झूठ आ जाने से, मुनाफिकत आ जाने के बावजूद इस कौम ने बहुत तरक्की की है। 66, 68 तक ये करप्शन और ये सारी चीज़ें बाद में आई हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। फारूक साहब, एक तो या बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, एक तो लीडरशिप का कमाल था, दूसरा आज भी जब हम बात करते हैं इस कौम का एक मुख्तलिफ ही जज्बा है। जी हाँ, जब कोई आफत आती है, परेशानी आती है, तो शायद अपनी परेशानियां भूल के सब डोनेशंस देना शुरू कर देते हैं। ये एक अजीब जज्बा है। दुनिया परेशान है इस कौम को देखते हुए कि खुद हालात ख़राब हो जाते हैं, मुश्किल हालात में जी रहे होते हैं, लेकिन जब अपने ही मुल्क में कोई दूसरा मुश्किल में होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये एक अजीब कहानी है। ये खासियत शुरू से ही है। पाकिस्तान बनने में इस खासियत का बड़ा रोल है। देखें, जिस वक्त पाकिस्तान बना और रेफ्यूजीज आए, मैंने देखे, मैं होश में था, मैंने मूवमेंट में हिस्सा लिया हुआ है, मैं नारे लगाता रहा हूँ, मैंने आगे नकती देखी है, कत्लो गारत देखी है, इन रेफ्यूजीज का आना भी देखा है। मेरी फैमिली सारी मुस्लिम लीगी थी, मूवमेंट में पूरी एक्टिव थी। तो लोग जब पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया है करते थे, जख्मी, किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कोई खूनो खून है, कपड़े फटे हुए हैं, जूती टूटी हुई है, नंगे पाँव हैं, सारे काफिले तकरीबन पैदल आ रहे हैं। तो जो ट्रेनों में भी जो है, किसी ने सर कटाया है, न जाने कितनों ने अपना लहू बहाया है, और ट्रेनों का भी यही हाल हुआ। लेकिन देखें कि जब वो पाकिस्तान की सरहद में आए, उतरे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले सजदा शुक्र अदा किया कि हम एक मुसलमान मुल्क में लुटे फुटे कटे लोग, लेकिन उनका जज्बा, उनका जुनून, उनका जोश, उनका वलवला उसी तरह था, और वो खुश थे उस भूख नंग में भी, रेफ्यूजी कैंप्स में, लेकिन वो खुश थे। अच्छा, आपका ज़ाती तौर पे जब वो नारा रेडियो पाकिस्तान से सुना, क्योंकि पहले ऐलान हुआ ये ऑल इंडिया रेडियो है, फिर कहा गया कि ये रेडियो पाकिस्तान है, जब वो नारा आपने सुना तो क्या जज्बा क्या था, बात एहसास क्या था? जी हाँ, वो बात ये है कि उम्र छोटी थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, उस उम्र में तो नारे लगाते रहे, भागते रहे, लेकिन जब एकदम सुन लिया जी हाँ, कि पाकिस्तान बन गया, वो बात ये है कि जब नारे भी लगाते थे तो समझ नहीं थी कि डिवीजन क्या होनी है, क्या होती है, पाकिस्तान क्या होगा वहाँ, कोई समझ नहीं थी। जज्बा था, बड़ों का जज्बा देख के, बड़ों के सिखाए हुए नारे। तो कुदरती बात है, इस समझ नासमझी के बावजूद जब ऐलान हुआ तो हर तरफ खुशी थी, तो यकीनन हम भी खुशी में शामिल थे। जब हम नारों में शामिल थे तो खुशी में भी शामिल थे। खुशी में शामिल होना ही था, खुशी की इंतहा थी।
जो बड़े होते गए आज अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जो आज़ादी हमें पाकिस्तान में है कोई तसव्वुर कर सकता है, भारत में तसव्वुर नहीं कर सकता। और जिनको ये यकीन नहीं है वो जाएं भारत विजिट करके देखें। उनको विजिट के दौरान ही इतनी तंगियां होंगी, इतना हिंदू तंग करेगा, क्योंकि वहाँ से आना ही मुश्किल होगा। तब उनको एहसास होगा इस जाके आज़ादी का। देखें आज भी इन हालात हमारी कौम, हमारा मुल्क पस्ती की गहराइयों में गिरा हुआ है। लेकिन फिर भी आज़ादी से इस फिजा में सांस तो ले ये सकते हम हैं। पर उम्मीद हैं ये मुल्क बढ़ेगा, ये तरक्की इंशाअल्लाह। करेगा, ये कौम उठेगी, मुल्क फिर उठेगा, वही 66 बल्कि 66 से ज़्यादा ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ ये है कि हमें झूठ, मुनाफिकत, करप्शन से बचना है, मुल्क के लिए मोहब्बत करनी है, मुल्क के लिए मेहनत करनी है, अपने टारगेट रखने हैं, हीरोज़ को सामने रखना है। जो कौमें अपने हीरोज़ को याद नहीं रखती उन कौमों के लिए तरक्की करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया मियाँ आपका फारूक शुक्रिया अल्ताफ़ जी, साहब। आपका नाज़िम हमारी शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उन्वान थे, असल दास्तान तुम हो। नफ़रतों के दरवाजे हमेशा खुद पे बंद रखना, इस वतन के परचम को हमेशा बुलंद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।